जरा सोचिए, आपकी बच्ची स्कूल से आती है और कहती है कि अब उसके इतिहास की किताब में मुगलों वाला चैप्टर ही नहीं है। आपको अजीब लगेगा, गुस्सा आएगा या खुशी, लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ। कभी एक जमाने में किताबों में अंग्रेजों की बनाई सोच भरी गई ताकि हमें लगे कि हम बिना उनके कुछ नहीं कर सकते। आजादी के बाद किताबों में ऐसा इतिहास लिखा गया जिससे एक नई पहचान बने, पर कई सच दबा दिए गए। अब आज की सरकार कुछ और चीजें बदल रही है ताकि उनकी कहानी सही लगे और लोगों के दिमाग में वही सच बन जाए। तो सच क्या है? कोई एक पार्टी, कोई एक सरकार या सिस्टम ही ऐसा है कि जो सत्ता में आता है वो हमारी सोच लिखने लगता है? यही सवाल पूछता है एंटोनियो ग्राम्सी की मशहूर किताब सिलेक्शंस फ्रॉम दी प्रिजन नोटबुक्स। एक ऐसी किताब जो बताती है कि असली ताकत बंदूक या पैसा नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी संस्कृति और हमारे विश्वासों पर कंट्रोल करना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे ग्राम्सी ने जेल में बैठकर समझा कि समाज को चलाने वाला असली खेल क्या है, कैसे किताबें, मीडिया और शिक्षा आपके विचारों को ढालती है, और क्यों कोई भी सत्ता, चाहे पुरानी हो या नई, इस खेल से बाहर नहीं है। तो तैयार हो जाइए। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए, आखिर तक सुनेंगे तो दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। चैप्टर 1, द इंटेलेक्चुअल्स। सोचो जरा, जब हम बुद्धिजीवी या इंटेलेक्चुअल का सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या तस्वीर आती है? शायद कोई बड़ा प्रोफेसर, सफेद दाढ़ी वाला लेखक, कोई मशहूर वैज्ञानिक या बड़े बड़े मंचों पर भाषण देने वाला नेता। ग्राम्सी इस सोच को तोड़ता है। वो कहता है कि असली बुद्धिजीवी सिर्फ किताबों में डूबे लोग नहीं होते, बल्कि वो हर इंसान है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके समाज को दिशा देता है। किसान जो मौसम देखकर बुआई का समय तय करता है, मजदूर जो मशीन के हर पेंच का खेल समझता है, लोक गायक जो समाज की पीड़ा को गीतों में उतारता है, ये सब भी इंटेलेक्चुअल है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इस पहचान को हासिल कर लेता है तो कोई बस जीने के लिए अपना ज्ञान इस्तेमाल करता है। ग्राम्सी समझाता है कि समाज में हर वर्ग अपने खुद के बुद्धिजीवी पैदा करता है। सत्ता में बैठे लोगों के पास वो लोग होते हैं जो उनकी सोच को सही ठहराते हैं। पत्रकार, शिक्षक, कलाकार, लेखक जो अपनी कलम और शब्दों से यही साबित करते हैं कि सत्ता की राही सच है। ये ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स कहलाते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद को न्यूट्रल मानते हैं, पर असल में सत्ता की सोच को समाज तक पहुंचाने का जरिया होते हैं। फिर आते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, वो जो अपने वर्ग की आवाज बनते हैं। कोई मजदूर नेता जो फैक्ट्री के अंदर के दर्द को शब्द देता है, कोई दलित लेखक जो अपनी जातीय पीड़ा को कहानी में ढालता है, कोई महिला एक्टिविस्ट जो समाज के पुराने ढांचे को चुनौती देती है। ये वो लोग हैं जो सत्ता की चमक दमक के लिए नहीं, अपने समुदाय के लिए बोलते हैं। ये बात सुनकर लगेगा कि असली ताकत किसके पास है, वो जो हथियार रखते हैं या वो जो दिमागों पर राज करते हैं? ग्राम्सी साफ कहता है, ताकत सिर्फ बंदूक नहीं, दिमाग की लड़ाई है। मीडिया, किताबें, शिक्षा, ये सब मिलकर हमें एक ऐसी कॉमन सेंस थमा देते हैं जो असल में सत्ता का सच होता है। हमें लगता है कि ये सब स्वाभाविक है, लेकिन ये सच हमें धीरे धीरे सिखाया गया है। जैसे एक बच्चा बचपन से जो कहानी सुनता है, उसी से उसकी सोच बनती है। सोचो, अगर कहानी बदल दी जाए तो उसकी नजर भी बदल जाएगी। यही कारण है कि सत्ता वाले अपने बुद्धिजीवियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सच को अपनी तरफ मोड़ सके। आज का दौर देखो, कोई भी सरकार हो, अपने समर्थक पत्रकारों, शिक्षकों और कलाकारों के जरिए अपनी बात को इतना बार बार दोहराती है कि वो लोगों की रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन जाए। जैसे टीवी पर एक ही खबर बार बार देखने के बाद हम खुद भी वही बातें दोहराने लगते हैं। ये खेल इतना गहरा है कि हम समझ भी नहीं पाते कि हमारी राय भी किसी ने डिजाइन की है। पर ग्राम्सी कहता है, जहां सत्ता अपने बुद्धिजीवी बनाती है,
वही समाज भी अपने असली आवाज वाले बुद्धिजीवी पैदा कर सकता है। वही लोग हैं जो आम जनता की तकलीफों को शब्द देते हैं और धीरे धीरे लोगों को ये एहसास कराते हैं कि सच सिर्फ वही नहीं है जो किताबों और न्यूज चैनलों में लिखा है। ग्रामसी की ये सोच किसी भी समय पर लागू होती है, चाहे आज का भारत हो या 100 साल पुराना यूरोप। ये बात साफ है कि दिमाग की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है। जो लोग सोच की दुनिया को कंट्रोल करते हैं वो असल में सत्ता के असली मालिक होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमेशा यही चलता रहेगा? क्या हमेशा सत्ता के पास ही ये ताकत रहेगी, या फिर कभी जनता के बीच से ऐसे लोग उठेंगे जो सोच की इस बेड़ियों को तोड़ देंगे? क्योंकि असली खेल अभी शुरू ही हुआ है। चैप्टर 2 ऑन एजुकेशन। शिक्षा, ये वो शब्द है जिसे सुनकर हमें लगता है कि स्कूल, कॉलेज, किताबें, डिग्री, बस यही सब। लेकिन ग्रामसी कहता है कि शिक्षा किसी इमारत का नाम नहीं, बल्कि हर पल चलने वाली एक प्रक्रिया है। हम हर दिन, हर जगह, चाहे हमें पता हो या नहीं, सीख रहे हैं। घर में, सड़क पर, अखबार पढ़ते हुए, मोबाइल स्क्रॉल करते हुए, हर चीज हमें आकार दे रही है। और यही वजह है कि सत्ता के लोग शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, क्योंकि अगर वो ये तय कर ले कि लोग क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे और क्या सही मानेंगे, तो फिर उन्हें बंदूक से डराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ग्रामसी मानता है कि असली शिक्षा सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि सोचने का तरीका गढ़ना है। बच्चे को यह सिखाना कि क्या सही है, क्या गलत, किसकी इज्जत करनी है, किससे डरना है, ये सब शिक्षा का हिस्सा है। और यही खेल सबसे खतरनाक है। जब किसी सत्ता को यह अधिकार मिल जाता है कि वो हमारी सोच का ढांचा तय करे, तो हम बगावत करने से पहले ही खुद को दोषी मानने लगते हैं। सोचो, स्कूल की किताबों का खेल कितना बड़ा है। पहले अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने इतिहास ऐसा लिखा कि हमें लगे हम हमेशा से कमजोर और पिछड़े रहें, ताकि उनका राज सही लगे। आजादी के बाद हमने किताबें बदली ताकि हमें लगे हमारी संस्कृति महान और शुद्ध है। लेकिन इसमें भी कई सच्चाइयों को दबाया गया। आज भी बदलाव हो रहे हैं, जहां इतिहास की एक तरफा तस्वीर दिखाई जा रही है। ये सब इसलिए क्योंकि किताबें और शिक्षा समाज की याददाश्त है, और जो इन्हें कंट्रोल करता है वो भविष्य को भी लिख देता है। ग्रामसी कहता है कि शिक्षा कोई न्यूट्रल चीज नहीं होती, ये हमेशा किसी न किसी के एजेंडा का हिस्सा होती है। अगर कोई कहता है कि वो सिर्फ सच सिखा रहा है, तो समझ लो कि ये उसका सच है, कोई सार्वभौमिक सच नहीं। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग स्कूल में जो पढ़ते हैं वही अपनी जिंदगी की सच्चाई मान लेते हैं। हमें लगता है कि हमारे विचार हमारे अपने हैं, लेकिन असल में वो किसी ने बहुत पहले हमारे दिमाग में बो दिए थे। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। ग्रामसी ये भी कहता है कि शिक्षा केवल सत्ता का हथियार नहीं है, ये आम लोगों का भी हथियार बन सकती है। अगर समाज खुद अपनी आवाज के लिए शिक्षा का इस्तेमाल करे, अपने बच्चों को सवाल पूछना सिखाए, इतिहास के सिर्फ गौरव नहीं घाव भी दिखाएं, तो धीरे धीरे ये जाल टूट सकता है। शिक्षा को अगर आजादी का साधन बनाया जाए, तो यही चीज लोगों को सोचने और बदलने की ताकत दे सकती है। इसलिए शिक्षा का असली सवाल ये नहीं है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बल्कि ये है कि कौन तय कर रहा है कि बच्चे क्या पढ़ेंगे। और जब ये सवाल गहराई से समझ में आने लगता है, तो समाज की बाकी परतें भी साफ दिखने लगती है। और वो परतें जितनी साफ दिखती है, उतनी ही डरावनी भी। चैप्टर 3 नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री। सबसे पहले साफ कर दूं, एंटोनियो ग्रामसी की सिलेक्शंस फ्रॉम दी प्रिजन नोटबुक्स में इस चैप्टर का नाम असल में नोट्स ऑन इटालियन हिस्ट्री है, लेकिन मैं इसे भारतीय इतिहास के नजरिए से समझाने वाला हूं, ताकि आप इस किताब के विचारों को अपने देश की हकीकत से जोड़ सकें। इतिहास सिर्फ बीते जमाने की कहानियों का ढेर नहीं है, ये सत्ता का सबसे खतरनाक हथियार है। भारत का इतिहास देखो, सदियों तक यहां अलग अलग शासक आए गए, लेकिन असली ताकत हमेशा उन लोगों के पास रही
जो कहानी लिख रहे थे। अंग्रेजों के समय में यही खेल सबसे साफ नजर आता है। उन्होंने किताबें, कानून और स्कूलों के जरिए हमारी सोच को इस तरह ढाला कि हमें लगे हम हमेशा से पिछड़े और बंटे हुए थे और उन्हें सभ्यता लाने का हक है। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की रणनीति अपनाई और इसका असर आज तक समाज में गहरे जख्म की तरह है। ग्रामसी का कहना था कि कोई भी सत्ता बदलाव ऐसे लाती है कि आम जनता को लगे जैसे कुछ बदल गया है, लेकिन हकीकत में सत्ता का खेल वैसा का वैसा रहता है। इसे उसने पैसिव रेवोल्यूशन कहा। भारत का इतिहास देखो, अंग्रेज गए पर उनका बनाया सिस्टम और सोच का ढांचा काफी हद तक वैसा ही रहा। अफसरशाही, कानून, शिक्षा सब अंग्रेजों की बनाई हुई संरचना पर ही टिका रहा। आजादी के बाद भी सत्ता एक छोटे तबके के हाथ में रही और गांव कस्बों के लोग उस सिस्टम का हिस्सा महसूस ही नहीं कर पाए। इतिहास की किताबों को देखो तो ये खेल साफ दिखता है। आजादी के बाद नई सरकारों ने भी इतिहास को अपने तरीके से लिखा। कभी अपने नायकों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, कभी विरोधियों को मिटा दिया। ये सिर्फ भारत की नहीं, हर देश की हकीकत है। इतिहास को हमेशा सत्ता की नजर से लिखा जाता है। बच्चे स्कूल में वही सच सीखते हैं जो उस समय सत्ता चाहती है, और जब पीढ़ियां इसी सच के साथ बड़ी होती हैं, तो उन्हें अपने अतीत की सही तस्वीर कभी देखने को नहीं मिलती। भारत का इतिहास इतना बड़ा और जटिल है कि हर विचारधारा उसमें अपनी कहानी खोज लेती है। कोई इसे सुनहरे अतीत की कहानी बताता है तो कोई इसे संघर्षों की दास्तान। लेकिन ग्रामसी कहता है कि अगर जनता अपने इतिहास की असली तस्वीर नहीं देखती तो वो हमेशा सत्ता के लिए मोहरा बनी रहेगी। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि आप कहां से आए हैं, तो कोई भी आपको ये यकीन दिला सकता है कि आपको कहां जाना चाहिए। ये सोच आज भी लागू होती है। सोचो, अगर कल किताबों से किसी पूरे दौर को मिटा दिया जाए तो अगली पीढ़ी को उस दौर की सच्चाई कैसे पता चलेगी? इतिहास की ये अदृश्य सेंसरशिप हमें वो इंसान बना देती है जो सत्ता चाहती है, और यही वजह है कि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं बल्कि एक जिंदा हथियार है जो या तो जनता को ताकत दे सकता है या उन्हें हमेशा के लिए चुप कर सकता है। और जब ये बात समझ आती है तो हमें समाज के उस अदृश्य जाल की झलक मिलती है जो नजर तो नहीं आता, लेकिन हमारे हर फैसले को, हर सोच को अपनी पकड़ में रखता है। चैप्टर 4, दी मॉडर्न प्रिंस। ग्रामसी इस चैप्टर का नाम दी मॉडर्न प्रिंस रखता है ताकि वो मचियावेली की मशहूर किताब दी प्रिंस की ओर इशारा कर सके। मचियावेली ने बताया था कि एक राजा को सत्ता में बने रहने के लिए चालाक, निर्दयी और रणनीतिक होना चाहिए। लेकिन ग्रामसी कहता है कि आज के दौर में असली राजा कोई अकेला व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संगठित राजनीतिक पार्टी या आंदोलन है। यही पार्टी लोगों को जोड़ती है, उनकी सोच को दिशा देती है और समाज का भविष्य तय करती है। ग्रामसी मानता है कि अकेला नेता चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो व्यवस्था को लंबे समय तक नहीं बदल सकता। असली ताकत एक ऐसे संगठन में है जो जनता की नब्ज को समझे, उनके मुद्दों को उठाए और उनके सोचने के तरीके को नया आकार दे। यही मॉडर्न प्रिंस है। ये कोई ताज पहने राजा नहीं, बल्कि एक ऐसा समूह है जो समाज में बदलाव की ताकत बन सकता है। वो कहता है कि एक क्रांति सिर्फ बंदूक से नहीं होती। अगर तुम्हें किसी व्यवस्था को बदलना है तो तुम्हें पहले हेजेमनी यानी लोगों की सोच और संस्कृति पर पकड़ बनाने की कला सीखनी होगी। अगर जनता तुम्हारे विचारों को सही मानने लगे तो असली सत्ता तुम्हारे पास आ जाती है। यही वजह है कि ग्रामसी राजनीति को सिर्फ चुनाव जीतने का खेल नहीं मानता, बल्कि संस्कृति और विचारों की लड़ाई मानता है। इस बात को समझने के लिए आज का दौर देखो। हर राजनीतिक दल सिर्फ वोट मांगने में नहीं लगा, वो आपकी सोच को भी बदलने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार, फिल्मों और सीरीज में कुछ खास विचारों को बढ़ावा, स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली कहानियां, ये सब उसी मॉडर्न प्रिंस का हिस्सा है। असली खेल सत्ता पाने से पहले दिमाग जीतने का है।
ग्रामसी कहता है कि पार्टी या आंदोलन को सिर्फ सत्ता में आने का सपना नहीं देखना चाहिए, बल्कि वो जनता को खुद सोचने, सवाल पूछने और बदलाव की ताकत रखने वाला बनाना चाहिए। अगर कोई पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने पर ध्यान देती है तो वो असली मॉडर्न प्रिंस नहीं है। असली ताकत तब बनती है जब लोग खुद समझने लगते हैं कि उन्हें क्यों और कैसे बदलाव चाहिए। ये चैप्टर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि राजनीति दरअसल कितनी गहरी है। ये सिर्फ नेता और वोटों का खेल नहीं, बल्कि समाज की आत्मा को पकड़ने की लड़ाई है। और अगर ये लड़ाई जीत ली गई तो बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये लड़ाई सिर्फ एक पक्ष ही जीत सकता है, या फिर कोई ऐसा रास्ता है जिससे जनता खुद इस खेल के मोहरे से राजा बन जाए। चैप्टर 5, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। ग्रामसी इस चैप्टर में हमें समझाता है कि सत्ता का असली खेल सिर्फ सरकार या कानून तक सीमित नहीं है। वो स्टेट और सिविल सोसाइटीज के बीच का फर्क बताता है, और यही फर्क हमें दिखाता है कि असली ताकत कैसे काम करती है। स्टेट यानी सरकार, पुलिस, सेना, कोर्ट, वो सीधा सीधा दबाव डालने वाली ताकत। और सिविल सोसाइटी यानी वो अदृश्य जाल जो हमारे चारों तरफ फैला है। स्कूल, कॉलेज, मीडिया, धर्म, परिवार, यहां तक कि सोशल मीडिया पर चलने वाले मीम्स तक। ये वो दुनिया है जहां हमें बताया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, किस पर गर्व करना चाहिए, किससे डरना चाहिए। ग्रामसी कहता है कि असली सत्ता बंदूक या कानून से नहीं, बल्कि सहमति, कंसेंट से चलती है। अगर सरकार हर बात पर सिर्फ डर का इस्तेमाल करे तो लोग उठ खड़े होंगे, लेकिन अगर वो हमारी सोच को इस तरह ढाल दे कि हमें लगे कि यही सही है, तो बिना गोली चलाए भी वो हमें कंट्रोल कर सकती है। यही सिविल सोसाइटी का असली रोल है। वो एक ऐसा कॉमन सेंस बनाती है जो असल में सत्ता के हित में होता है। सोचो, हम छोटे से लेकर बड़े तक जो सीखते हैं, जो कहानियां सुनते हैं, जो नायक चुनते हैं, ये सब किसी न किसी विचारधारा का नतीजा है। हमें बचपन से कुछ नामों पर गर्व करना सिखाया जाता है, कुछ मुद्दों पर चुप रहना सिखाया जाता है। और यही वजह है कि जब समाज का बड़ा हिस्सा एक चीज को सच मान लेता है तो वो सच बन भी जाती है, चाहे वो हकीकत हो या नहीं। यही है हिगेमनी, दिमागों पर राज करने का खेल। ग्रामसी ये भी दिखाता है कि सिविल सोसाइटी सिर्फ सत्ता का औजार नहीं है, ये सत्ता को चुनौती देने का मैदान भी बन सकती है। जब कलाकार, लेखक, शिक्षक या सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग अपने तरीके से सच बोलने लगते हैं तो वही समाज में नई सोच पैदा कर सकते हैं। यही वजह है कि सत्ता हमेशा मीडिया को कंट्रोल करने, किताबें बदलने और असहमति की आवाजों को दबाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर सिविल सोसाइटी उसके खिलाफ हो गई तो बंदूकें भी उसे नहीं बचा पाएंगी। ये चैप्टर हमें ये समझाता है कि सत्ता सिर्फ दिल्ली या वॉशिंगटन के बड़े बड़े भवनों में नहीं बैठती। वो हमारे घरों में, हमारे टीवी पर, हमारी किताबों में और यहां तक कि हमारी रोजमर्रा की बातचीत में भी मौजूद है। वो हमारे कॉमन सेंस को ऐसा बना देती है कि हमें लगता है कि यही नेचुरल है, जबकि वो बस एक बनाया हुआ सच है। और जब ये परत समझ में आती है तो समाज का नक्शा साफ दिखने लगता है। हमें एहसास होता है कि जो दुनिया हम देख रहे हैं वो पूरी सच्चाई नहीं है, लेकिन इस सच को समझ लेना ही खेल का अंत नहीं, ये तो बस अगली चाल की शुरुआत है। चैप्टर 6, अमेरिकनिज्म एंड फॉर्डिज्म। ग्रामसी इस चैप्टर में अमेरिका को एक मॉडल की तरह देखता है, लेकिन किसी सपनों की धरती की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रयोगशाला की तरह जहां पूंजीवाद, कैपिटलिज्म ने इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदलने का तरीका खोज लिया है। वो इस पर फोकस करता है कि कैसे हेनरी फोर्ड की बनाई हुई उत्पादन पद्धति फोर्डिज्म सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज की रगों में उतर गई। फोर्डिज्म का मतलब है मशीनों पर आधारित बड़े पैमाने का उत्पादन, जहां हर मजदूर का काम इतना बंटा हुआ है कि वो दिन भर एक ही काम दोहराता है। इससे फैक्ट्रियां ज्यादा प्रोडक्टिव होती है,
चीजें सस्ती बनती हैं और पूंजीपति और भी ताकतवर। लेकिन ग्रामसी यहां असली खेल दिखाता है। फॉर्डिज्म सिर्फ काम का तरीका नहीं, सोच को भी बदल देता है। जब एक इंसान को रोज वही काम करने की आदत पड़ जाती है तो वो मशीन का हिस्सा बन जाता है। उसका समय, उसका दिमाग, उसकी जरूरतें सब सिस्टम के हिसाब से ढलने लगती है। और इस नई लाइफस्टाइल को अमेरिकनिज्म कहा गया, जिसमें सब कुछ तेजी से, बड़े पैमाने पर और कुशलता से चलता है। ये मॉडल दुनिया को दिखाता है कि पूंजीवाद सिर्फ कारखानों तक नहीं, इंसान की पूरी जिंदगी पर राज कर सकता है। सोचो, आज का समाज देखो, वर्क कल्चर, कॉर्पोरेट लाइफ, 9 से 5 का चक्र। हम सोचते हैं कि ये बस काम करने का तरीका है, लेकिन असल में ये हमारी सोच को भी ढालता है। हम मानने लगते हैं कि जिंदगी का मतलब है ज्यादा काम करो, ज्यादा कमाओ और जो समय बचे उसमें कुछ खरीद लो। ये सिस्टम हमें मशीन की तरह काम करने की ट्रेनिंग देता है और इसके बदले हमें थोड़ी सी सुविधा दे देता है ताकि हम खुश भी रहें और सिस्टम पर सवाल भी न उठाएं। ग्रामसी ये भी नोट करता है कि फॉर्डिज्म सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए है। स्कूल बच्चों को समय पर आना, घंटी बजते ही काम शुरू करना और आज्ञा मानने की आदत सिखाते हैं। ये सब फैक्ट्रियों में काम करने की आदत डालने की ट्रेनिंग है। विज्ञापन हमें वो चीजें चाहने पर मजबूर करते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं। और जब हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, असल में हम सिस्टम की तय की हुई आजादी जी रहे होते हैं। लेकिन ये चैप्टर सिर्फ आलोचना नहीं है। ग्रामसी देखता है कि फॉर्डिज्म ने एक नया अनुशासन और कुशलता पैदा की, जिसने समाज को एक तरह से आधुनिक भी बनाया। सवाल ये नहीं है कि ये सब बुरा है या अच्छा, सवाल ये है कि ये किसके नियंत्रण में है। अगर यही व्यवस्था मजदूरों के लिए काम करे तो ये प्रगति बन सकती है। अगर ये सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए है तो ये एक अदृश्य जेल बन जाती है जिसमें हर कोई मुस्कुराता हुआ कैदी है। ये समझ आज भी लागू होती है। टेक कंपनियां, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, ये सब नई डिजिटल फॉर्डिज्म बना रही है। हम मशीन नहीं, लेकिन एल्गोरिथम का हिस्सा बन गए हैं। हमारी पसंद, हमारी आदतें, यहां तक कि हमारी सोच भी अब प्रोग्राम की जा रही है। ग्रामसी का ये चैप्टर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम असल में अपनी जिंदगी के मालिक हैं या सिर्फ किसी बड़े सिस्टम की चुपचाप चलती मशीन का हिस्सा। और जब ये सवाल दिमाग में घर कर जाता है, तब हमें समझ आता है कि असली आजादी सिर्फ राजनीति या कानून से नहीं मिलेगी। कुछ और है जो हमें अंदर से जकड़ कर बैठा है और उसे समझना सबसे मुश्किल है। चैप्टर 7, द स्टडी ऑफ फिलॉसफी। ग्रामसी इस चैप्टर में हमें बताता है कि फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र सिर्फ किताबों में बंद कोई भारी भरकम विषय नहीं है। ये हर इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हाँ, हर कोई फिलॉसफर नहीं कहलाता, लेकिन हर कोई किसी न किसी सोच, विचारधारा या कॉमन सेंस के आधार पर जीता है और यही उसकी फिलॉसफी है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोगों की सोच पढ़ाई और बहस से विकसित होती है और बाकियों की सोच समाज और संस्कृति से मिली कहानियों, आदतों और परंपराओं से बनती है। ग्रामसी कहता है कि हमें कॉमन सेंस से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो बातें हमें स्वाभाविक लगती है, जैसे कि ये हमेशा से ऐसा ही था या ये सही ही होगा क्योंकि सब यही कह रहे हैं, वो असल में सत्ता और इतिहास की तरफ से धीरे धीरे हमारी सोच में डाली गई है। हमें लगता है कि ये हमारे अपने विचार हैं, लेकिन ये किसी और का बनाया हुआ ढांचा है जिसमें हम बड़े हुए हैं। असली फिलॉसफी वहीं से शुरू होती है जहां हम इन धारणाओं को सवाल करना शुरू करते हैं। ये चैप्टर बताता है कि फिलॉसफी सिर्फ क्लासरूम या यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है। ये हर इंसान की सोचने और दुनिया को समझने की कोशिश है। लेकिन ग्रामसी यहाँ एक चेतावनी भी देता है। अगर आप फिलॉसफी को सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का खेल मानोगे तो सत्ता हमेशा आपके दिमाग पर कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि तब आम लोग कभी अपने विचारों पर सवाल ही नहीं उठाएंगे। ग्रामसी एक नई सोच की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि हमें फिलॉसफी को जीवन से जोड़ना होगा। हर कोई फिलॉसफर हो सकता है
अगर वो अपनी सोच का मालिक बने, अगर वो ये समझे कि क्यों वो किसी बात पर यकीन करता है, क्यों वो कुछ पर गुस्सा होता है, क्यों वो किसी चीज को सही या गलत मानता है। यही आत्म जागरूकता हमें सिस्टम की अदृश्य जंजीरों को पहचानने की ताकत देती है। और सोचो, जब एक समाज में हर कोई ये समझने लगे कि उसकी सोच उसकी अपनी नहीं बल्कि किसी और का दिया हुआ कॉमन सेंस है, तो उस समाज में बदलाव की लहर आ सकती है। फिलॉसफी कोई अलग दुनिया नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे जरूरी परत है। यही वो हथियार है जिससे हम सच को पहचान सकते हैं और झूठ को काट सकते हैं। ग्रामसी का ये चैप्टर हमें ये एहसास कराता है कि अगर हमें अपनी सोच की जड़ों तक जाना है तो फिलॉसफी से भाग नहीं सकते। हमें इसे अपनाना होगा, इसे समझना होगा, इसे अपनी जिंदगी में उतारना होगा। लेकिन यह सफर आसान नहीं है, क्योंकि जब आप सच में सवाल पूछना शुरू करते हो तो दुनिया अचानक बहुत अलग दिखने लगती है। और वो अगली परत जो इस सफर में सामने आएगी और भी गहरी और खतरनाक है। चैप्टर 8, प्रॉब्लम्स ऑफ मार्क्सिज्म। ग्रामसी इस आखिरी चैप्टर में मार्क्सिज्म को किसी ठहरे हुए सिद्धांत की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा सोच की तरह देखता है। वो कहता है कि मार्क्सिज्म को समझने के लिए उसे किताबों में कैद मत करो, क्योंकि समाज हमेशा बदलता रहता है और अगर कोई विचारधारा बदलती नहीं तो वो भी सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। मार्क्सिज्म को हर दौर में नए सवालों से टकराना होगा, वरना वो खुद अपनी ताकत खो देगा। ग्रामसी का सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि मार्क्सिज्म सिर्फ आर्थिक विश्लेषण का नाम नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन प्रैक्टिस है। यानी ये सिर्फ समझने का नहीं, बदलने का तरीका है। लेकिन वो ये भी मानता है कि मार्क्सिज्म को लागू करना सीधा साधा नहीं है, क्योंकि हर देश, हर समाज, हर दौर की अपनी सच्चाई होती है। अगर आप किताब में लिखी बातों को जस का तस लागू करोगे तो नतीजा उल्टा हो सकता है। मार्क्सिज्म को जिंदा रखने का मतलब है उसे अपने समय और समाज के हिसाब से ढालना। जानना, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए 3 बातें याद रखो। हमेशा बिजनेस को समझो, मोड को पहचानो और उसे टेस्ट करो। सही वैल्यूएशन पर खरीदो और पेशेंस रखो। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट की सक्सेस का राज यही है। सिंपल बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट, जिनके पास स्ट्रॉन्ग मोड है और जिन्हें सही वैल्यूएशन पर खरीदा गया। पैट डॉर्सी कहते हैं कि मार्केट में हर रोज नए मौके आते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय खुद की सोच से डिसीजंस लो। अच्छे इन्वेस्टर वही बनते हैं जो हाइप के पीछे भागने के बजाय वैल्यू को पहचानते हैं। और सबसे अहम बात, इन्वेस्टिंग कोई स्प्रिंट नहीं, ये मैराथन है। सही स्टॉक चुनकर उस पर भरोसा रखना ही वेल्थ बनाने का असली तरीका है। अगर आपने इस किताब को ध्यान से सुना तो अब आपके पास वो लेंसेज हैं जिनसे आप हर कंपनी को गहराई से देख सकते हो और मार्केट के शोर में भी साफ सुन सकते हो कि असली मौका कहां छिपा है। चैप्टर 21, मीडिया। इस चैप्टर में बताया है कि मीडिया कंपनियां पैसे कैसे बनाती है और कहां मुश्किल होती है। मीडिया मतलब टीवी, फिल्म, न्यूज, पब्लिकेशंस, केबल टीवी, स्ट्रीमिंग इत्यादि। फायदा यह है कि अगर लोग आपकी कंटेंट पसंद करें तो रेवेन्यू लगातार आता रहेगा। लेकिन चैलेंजेस ये है कि कंटेंट बनाना महंगा है, पायरेसी हो सकती है, लोग जल्दी बदलते हैं कि किस तरह का कंटेंट चाहिए। मिसाल के तौर पर सोचो कि एक बड़ी मीडिया कंपनी है जिसने टीवी चैनल लॉन्च किए, फिर स्ट्रीमिंग ऐप बनाया, मर्चेंडाइज और लाइसेंसिंग भी कर रही है। अगर उसने ब्रांड स्ट्रेंथ बनाई हुई है और कंटेंट सही है तो लोग उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। यहां मोड बनता है कंटेंट लाइब्रेरी, सब्सक्राइबर लॉयल्टी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से। लेकिन खतरा यह है कि ट्रेंड्स जल्दी बदल जाते हैं। एक दिन कुछ शो बहुत हिट है, अगले ही दिन किसी नई स्ट्रीमिंग सर्विस से लोगों का ध्यान उससे हट सकता है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले यह देखना चाहिए कि कंपनी कितनी अडेप्टेबल है, खर्चा कितना मैनेजेबल है और रेवेन्यू सोर्सेस कितने डाइवर्सिफाइड है। चैप्टर 22, टेलीकॉम। टेलीकॉम सेक्टर का काम है कि वो लोकल में कनेक्ट कर दे, कम्युनिकेशन, डेटा, कॉल्स, इंटरनेट।
पिछले कुछ दशकों से ये सेक्टर बहुत बदल चुका है। पैट डॉर्सी बताते हैं कि टेलीकॉम में मोट अक्सर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेशंस, कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप टावर्स और स्विचिंग कॉस्ट से आता है। उदाहरण के लिए कोई मोबाइल कंपनी है जिसने पूरे देश में इंटरनेट टावर्स और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बिछाया है। एक नई कंपनी के लिए वो सब बिछाना बहुत महंगा होगा, इसलिए पुरानी कंपनी को एक तरह की एडवांटेज मिल जाती है। लेकिन टेलीकॉम में चीजें डरावनी भी है। रेगुलेशन बदल सकती है, स्पेक्ट्रम की कीमतें ऊंची हो सकती है, टेक्नोलॉजी बदल सकती है जैसे 5G, 6G और कंपटीशन बहुत ज्यादा। लोग कम कीमत पर डेटा चाहते हैं और बड़े प्लेयर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना महंगा पड़ता है। इस सेक्टर में निवेश करते वक्त बहुत ध्यान देना होगा कि कौन सी कंपनी डेप्स संभाल सके, मेंटेनेंस और अपग्रेड कर सके और लंबे समय तक प्रॉफिट कर सके। चैप्टर 23, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स यानी ऐसी चीजें जो रोजमर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं। खाना पीना, साबुन, कपड़े, स्नैक्स और घरेलू सामान। इस चैप्टर में बताया है कि इस तरह की कंपनियों में डिमांड हमेशा रहती है, लेकिन ग्रोथ तेजी से नहीं होती। एक ब्रांड अगर लोगों को भरोसा दिला पाता है कि उसकी चीज अच्छी है, तो वो प्रीमियम कीमत वसूल सकती है। उदाहरण, लोगों को पता है कि जिस साबुन या टूथपेस्ट का नाम ब्रांड वाला है, वो ज्यादातर स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा होगा और खरीदने को प्राथमिकता देंगे। लेकिन खतरा यह है कि रॉ मटेरियल्स की कीमत बढ़ जाए, कंपटीशन बढ़ जाए और कंज्यूमर प्रेफरेंस बदल जाए। जैसे एक समय स्नैक वाला ब्रांड सिर्फ स्नैक्स बनाता था, लेकिन अब हेल्दी ऑप्शंस की मांग बढ़ रही है। अगर वो कंपनी बदलाव नहीं करेगी तो पिछड़ सकती है। इस सेक्टर में मोट बिल्कुल ब्रांड लॉयल्टी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और लगातार प्रोडक्ट क्वालिटी पर निर्भर होता है। अगर ये तीन मजबूत हो तो स्टेडी रिटर्न मिलता है, अगर नहीं तो चाहे प्रोडक्ट अच्छा हो लेकिन मुश्किलें होंगी। चैप्टर 24, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स। इंडस्ट्रियल मटेरियल सेक्टर में आते हैं वो सामान जो भारी भरकम कामों में इस्तेमाल होते हैं। पाइप, स्टील, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, फर्टिलाइजर्स इत्यादि। ये काम अक्सर बोझिल होता है, इकोनॉमिक साइकिल से बहुत प्रभावित होता है। मिसाल लो कि एक स्टील कंपनी है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ज्यादा हों, डिमांड बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी, मुनाफा बनेगा। लेकिन रिसेशन आ जाए, निर्माण कम हो जाए तो घाटा होगा। इसलिए साइक्लिकलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। यहां मोड कम होता है। ज्यादातर कंपनियां तभी टिकती है जब हाई टेक्नोलॉजी हो, कॉस्ट एडवांटेज हो या खास तरह की सप्लाई चेन हो। उदाहरण के लिए कोई कंपनी हो जो रॉ मटेरियल्स खुद हाथ में रखती हो या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो, तो वो अन्य से बेहतर कर सकती है। इस सेक्टर में रिस्क रिवॉर्ड दोनों ज्यादा होते हैं। अगर सही समय पर निवेश किया तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर ट्रेंड्स उलट गए तो नुकसान भी बड़ा हो सकता है। चैप्टर 25, एनर्जी। एनर्जी सेक्टर सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाला है। पैट डॉर्सी बताते हैं कि यहां तेल, गैस, बिजली और नई ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनियां आती हैं। इस सेक्टर में प्रॉफिट सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से नहीं, बल्कि रिसोर्सेज को एफिशिएंटली निकालने और बेचने की स्किल पर भी डिपेंड करता है। सोचो एक तेल कंपनी जो एक्सप्लोरेशन करती है, अगर उसे सस्ता और सही जगह से तेल निकालना आता है तो वो ज्यादा मार्जिन बनाएगी। लेकिन अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस गिर जाएं या रेगुलेशंस बदल जाएं तो उसकी हालत खराब हो सकती है। इस सेक्टर में मोर टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पर आधारित होता है। जैसे कुछ कंपनियां डीप सी ड्रिलिंग या रिन्यूएबल एनर्जी टेक में एक्सपर्ट होती है, जिससे वो कॉम्पिटिटर से आगे निकलती है। एनर्जी सेक्टर का एक और इंटरेस्टिंग पहलू है रिन्यूएबल एनर्जी का राइज। अगर कोई कंपनी जल्दी स्विच कर ले तो वो फ्यूचर की लीडर बन सकती है। ये सेक्टर रिस्क हैवी है, लेकिन टाइमिंग और रिसर्च के साथ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। चैप्टर 26, यूटिलिटीज। यूटिलिटीज मतलब बिजली, पानी, गैस जैसी बेसिक सर्विस देने वाली कंपनियां। ये बोरिंग लग सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए काफी सेफ मानी जाती है। इनका मोट उनके मोनोपोली नेचर में है।
पैट डॉर्सी कहते हैं कि यूटिलिटी कंपनीज के पास अक्सर पूरे शहर या स्टेट का एक्सक्लूसिव अधिकार होता है, जिससे कंपटीशन बहुत कम होता है। एग्जाम्पल, अगर आपके शहर में बिजली सिर्फ एक ही कंपनी देती है तो उसे बदलना आसान नहीं। यही उसकी ताकत है। इनका बिजनेस बहुत प्रेडिक्टेबल है। लोग रिसेशन हो या ग्रोथ, बिजली पानी का इस्तेमाल करेंगे ही। डाउनसाइड ये है कि इनकी ग्रोथ स्लो होती है और गवर्नमेंट रेगुलेशंस इन पर कड़ी नजर रखते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टेडी इनकम का अच्छा सोर्स होती है, खासकर अगर आपको हाई डिविडेंड्स चाहिए। पैट डॉर्सी इस चैप्टर के जरिए कहते हैं कि हर सेक्टर का रोल अलग है। कुछ ग्रोथ देंगे, कुछ स्टेबिलिटी देंगे। आपको अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी के हिसाब से इनकम मिक्स करना है।